हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दैट द एक्ट ऑफ 1858 culminated in the grounding of colonialism in India from imperialism and the directive is comment। तो अपने टिप्पणी करनी है कि क्या जो हमारा एक्ट था 1858 का, उसने क्या किया, जो इंडिया को फ्रॉम अ इम्पीरियलिस्ट स्टेट उसने एज अ कॉलोनिस्ट स्टेट में इवॉल्व कर दिया, उसमें एक ट्रांजिशन ला दी। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी इस क्वेश्चन को समझने में। सो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा इस आंसर का वो ये है कि इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी बॉडी में आपने बात तो यही करनी है कि क्या क्या प्रोविजंस थे एक्ट ऑफ 1858 के। पर काफ़ी जो डिपेंड करेगा वो ये है कि आप इस क्वेश्चन की इंट्रो किस तरह से कर रहे हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि एक एक लाइन में कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में फ़र्क क्या है, कि बेसिक डिफरेंस क्या है कि इन दोनों में, जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। और पहले आप एक कंटेक्स्ट सेटअप कर देंगे कि एक्ट ऑफ 1858 को लाया ही क्यों गया था, इसके पहले क्या क्या कंडीशंस थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ये नेसेसिटी आई उन लोगों, उन ब्रिटिशर्स को, कि उनको ये एक्ट ऑफ 1858 लाना पड़े। सर्कमस्टांसेस या फिर कंडीशंस। तो देखिए, अगर आप इस तरह से इंट्रोडक्शन करेंगे, पूरा एक फ्लो और कॉन्टिन्यूटी बना के चलेंगे, तो क्या होगा कि जो एग्जामिनर है, जो आपका आंसर चेकर है, उसको एक फ्लो मिल जाएगा आपको आंसर को चेक करते हुए। और मान लीजिए आप सीधा ये बताने लग जाएंगे कि 1858 के एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या थे जिसने इंडिया में कॉलोनिज्म को प्रोमोट किया, इंपीरियलिज्म स्टेट से हटा के। तो उससे क्या होगा कि आप एक जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उस चीज़ का, उसको मिस आउट कर जाएंगे। तो जब भी पॉलिटी में एक्ट्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो आप पहले कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ के ऊपर, जिस सेंट्रलिटी के ऊपर, जिस आइडिया के ऊपर वो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो पहले आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिफाइन कर दें। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिफाइन करेंगे तो आपके पास एक कंटेक्स्ट हो जाएगा अपने आंसर को लिखने के लिए, और आपको इंट्रोडक्शन के लिए पक्का और पक्का से आपको हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये एक तरीका है अपने आंसर में आधा या एक नंबर एक्स्ट्रा लेने का। उसके बाद देखिए, नो डाउट कि आपकी बॉडी में प्रोविजंस ही लिखने हैं आपने, कि कौन कौन से प्रोविजंस थे एक्ट ऑफ 1858 के। पर आपने उनको इस तरीके से लिखना है कि ये सिग्निफाई हो अपने पॉइंट्स से, आपके पॉइंट्स से, कि कैसे उन पॉइंट्स के जरिए हमारे इंडिया में कॉलोनियलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था, जो कि इस क्वेश्चन की डिमांड है। देखिए, जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों के आंसर्स चेक किए हैं, तो सीधा उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सिर्फ एक्ट ऑफ 1858 को प्रोविजंस को डिस्कस कर दिया है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ 1858, but rather you need to mold your answer into a way that it should signify that how act of 1858 provision change India from a imperialist state to a colonist state। उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट का डिफरेंस नहीं आएगा, बस एक टोन का फ़र्क आ जाएगा कि इस टोन को यूज़ करके आप अपने आंसर को लिख रहे हैं। इट इज़ ऑल द डिफरेंस दैट यू नीड टू मेक इन योर आंसर, और उसी के ऊपर, सेंट्रलिटी के ऊपर, ये पूरा क्वेश्चन आपका रहेगा। उसके बाद कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंसेस आए, कैसे हम इस एक्ट ऑफ 1858 ने कैसे चेंजेस लाया हमारे देश में। उसी के साथ हम इस चीज़ को कंक्लूड कर देंगे। आप चाहें तो कंक्लूजन में ये भी बता सकते हैं कि नहीं, जो हमारा एक्ट ऑफ 1858 था, ये सबसे पहली बार नहीं था कि जिस एक्ट के ज़रिए हमारी ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में कॉलोनियल स्टेट को प्रमोट करने का तरीका लेके आए। यहाँ पर हम एक्ट ऑफ 1773 की भी बात कर सकते हैं, जहाँ पर इंडिया में जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उसको सबसे पहली बार ब्रिटिश एसेट का नाम दिया गया था। तो आई होप आपको एक्ट ऑफ 1773 के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो अगर आप उस तरीके से इसका कंक्लूजन लिखना चाहें, तो आप थोड़ा क्रिटिकल होके ऑन द कॉन्ट्रेरी टाइप से भी लिख सकते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आप किस लेवल पे हैं अपनी कंटेंट प्रेपरेशन के टाइम पे। सो मैंने आपको दो तरीके के कंक्लूजन बता दी, एक तो हम जो अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और दूसरा ये कि आप कॉन्ट्रेरी जाके क्रिटिकल होके भी बता सकते हैं कि एक्ट ऑफ 1858 के पहले एक 1773 का भी एक्ट था जिसके ज़रिए कॉलोनियलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था। सो
आई होप अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसको भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, हम दूसरे तरीके से कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इट वॉज जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आइए, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा जब आपके पास ये आंसर्स आएंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें आंसर के इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पर हम पहली लाइन में लिख रहे हैं कि जो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म एक शब्द है, दे बोथ आर साइनोनिमस विद सप्रेशन, कि इन दोनों के जरिए ही जो उनके पास माइनॉरिटी का स्टेट है जो कि एक डोमिनेंट स्टेट के द्वारा सप्रेस किया जा रहा है, उसमें अगर हम कॉलोनियलिज्म की बात करें, सो वन नेशन एज्यूम्स कंट्रोल ओवर द अदर, और दूसरी साइड पे इंपीरियलिज्म में इट रेफर्स टू द एक्सपेंशन फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल, कि कॉलोनियलिज्म में तो एक दूसरे देश को अपने नीचे रखा जाता है, उस पर पूरा कंट्रोल जमाया जाता है, उस पर पॉलिटिकली, उस पर सोशली, इकोनॉमिकली, कि कैसे उसको एक्सप्लॉयट किया जाए। पर अगर ऑन दी अदर हैंड हम इंपीरियलिज्म की बात करें, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल, किसी दूसरे देश के ऊपर अपना जो कब्जा है वो जमाया जाता है, आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। जो डिस्टिंक्शन है इस इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के बीच में, बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि अगर कोई भी देश एज अ इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी रख के किसी देश के ऊपर कब्जा करता है, तो विद द टाइम वो उस देश को एक एज अ कॉलोनी बना ही लेता है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, पर अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ एक या दो लाइन्स में रेफरेंस दे देंगे तो आपका एक एजेंडा सेट हो जाएगा, आपका कंटेक्स्ट सेट हो जाएगा। सो इंपीरियलिज्म कैन बी सीन एज अ ड्राइविंग फोर्स, जो इसको स्टार्ट करता है इस प्रोसेस को, दैट लीड्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो यहाँ पर हमारी पूरी बात होगी कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। अगर आप ना भी चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप इसको 2 या 3 लाइंस में डिफाइन कर देंगे तो इट विल एड अ चेरी टू योर आंसर। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि आपने बात करनी है कि एक्ट ऑफ 1858 के पहले क्या कंडीशंस थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ये एक्ट लाया गया था। यहाँ पर आप 1857 के रिवोल्ट को की भी बात कर सकते हैं कि ये एज अ क्या कहते हैं ट्रिगरिंग मूवमेंट था कि एक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ और ब्रिटिशर्स वर फोर्स टू ब्रिंग दिस एक्ट ऑफ 1858। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, इट विल डिपेंड अपॉन योर वे ऑफ राइटिंग। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रायर टू द एक्ट ऑफ 1858 विच इज टर्म्ड एज अ एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वॉज इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको पता ही है। और जब ये एक्ट ऑफ 1858 आया, इट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने जो भी पावर्स थी उसके पास, उसको अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र कर दिया। उसके साथ साथ जो भी टेरिटरीज थे और जो रेवेन्यू आता था उसको किसके लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया, इट वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, देयर बाय ब्रिंगिंग इन कॉलोनियलिज्म। देखिए, पहले इंपीरियलिज्म था कि जो कंपनी बनाई गई थी कि दूसरों देशों में जाके उस पर कब्जा करना है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। पर जैसे इंडिया एक कॉलोनियल स्टेट बनता जा रहा था, तो उसी के चलते जो भी रेवेन्यूज थे, टेरिटरीज थी, पावर्स थी, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया। एंड नाउ जो एक हायरार्की बन गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके नीचे गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी बात कर सकते हैं, और उसके नीचे आ गई हमारा इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट भी हम बात कर सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल के द्वारा ही वो सारा, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा ही वो सब काम देखा जाता था। पर ये एक तरह से कॉलोनियल स्टेट्स में ये एक तरह की हायरार्की देखी जाती है। सो हम आगे बात करेंगे कि जो ब्रिटिश क्राउन है, इट गेन सवरेनिटी ऑफ इन इंडिया, और इस एक्ट ने इट फॉर्मलाइज दी एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल, कि एक तरह से जो इंपीरियल कंट्रोल किया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा थ्रू द यूज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जब उन्होंने एक फॉर्मलाइजेशन ला दी इस पूरे प्रोसेस में और पूरी पावर्स को, पूरी टेरिटरीज को अपने अंडर, अपने ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ले लिया, सो उसने क्या किया, दिस एक्ट फॉर्मलाइज्ड एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल। और आगे ये जो लाइंस हैं ये काफ़ी फेमस ऑथर हैं उनके द्वारा दी गई थी। एंड सब्सिक्वेंट हिस्ट्री अप टू द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
is one of the gradual relaxation of imperial control and evolution of a responsible government। तो इसके ज़रिए वो कहना चाहते हैं कि इस एक्ट के बाद जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, वो सिर्फ एक ही स्टोरी पे चलता है कि कैसे कैसे इंपीरियल कंट्रोल को ग्रेजुअली रिलैक्स करते गए वो, एंड हमको एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की एवोल्यूशन करते गए कि हमारे पास पावर्स आती रही कि हम अपने लिए एक अपनी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फ्रेम कर सकें। और उसके बाद हमारा होता है इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है। अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहें, यू कैन ऑलवेज स्किप दैट, दिस इज जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रेफरेंस। उसके बाद हम बात करेंगे इस एक्ट के जरिए इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। जैसे आपको पता है था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक दो तरह का सिस्टम लाया गया था, एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे प्रोसेसेस को ख़त्म कर दिया गया ताकि इंपीरियल प्रोसेसेस को ख़त्म करके, क्योंकि एक कॉलोनियल स्टेट को बनाना था, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस विच वॉज नेम्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके पास एक पूरी कंप्लीट अथॉरिटी थी, एक कंट्रोल था ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ तक बात होगी हमारी, ये एक्सपेंडेड इंट्रोडक्शन है, रादर हम इसको कह सकते हैं दैट दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ द बॉडी। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से फीचर्स थे हमारे एक्ट के विच सिंबलाइज्ड कलोनियलिज्म। तो देखिए ज़्यादातर बच्चे जो मिस करते हैं वो ये है कि अगर आप कंजंक्शन लाइन को फ्रेम कर रहे हैं तो आप उस कंजंक्शन लाइन को इस तरह से फ्रेम करिए कि वो ये लगे कि जो ऊपर आपका क्वेश्चन दिया गया है इट इज़ एड्रेसिंग दैट ओनली। मान लीजिए अगर आप नीचे 5 के 5 जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं उनमें किसी में भी इस चीज़ को सिग्निफाई ना करें, पर यहाँ पर अगर आप उसको एक हेडिंग बना के लिख दें कि हाँ नीचे जो मैं बातें करने जा रहा हूँ इट विल सिंबलाइज कि कैसे हमारे जो एक्ट ने कॉलोनियलिज्म को प्रमोट किया, तो उसी से क्या होगा कि जो एग्जामिनर आपके आंसर को चेक करेगा उसके मन में साइकोलॉजिकली ये चीज़ बैठ जाएगी दैट यू आर मूविंग इन टू द डायरेक्शन इन विच आंसर वॉन्ट्स यू टू मूव। तो देखिए ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ ये आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगे जब आपके पास रेलेवेंट कंटेंट या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपके आंसर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये कुछ तरह के साइकोलॉजिकल तरीके हैं कि आप फिर भी कैसे अपने स्ट्रक्चर को, अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। तो देखिए इसमें हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन फिर कैसी हो गई हमारी कंट्री की। तो देखिए उस टाइम के बाद 1858 के बाद जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हुई कंट्री की, इट वाज नॉट जस्ट यूनिटरी बट आल्सो रिजिडली सेंट्रलाइज्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वो यूनिटरी तो थी पर रिजिडली सेंट्रलाइज नहीं थी। पर ये एक्ट ऑफ 1858 आने के बाद जैसे कि आपको पता है कि जो यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी थी उनको भी गवर्नर जनरल के अंदर ला दिया गया विच वॉज अ वे ऑफ सिंबलाइजिंग अ कॉलोनियल स्टेट। उसके बाद जो भी हमारी अथॉरिटी थी, ऑल अथॉरिटी सिविल, मिलिट्री, लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव, दे वर ऑल वेस्टेड अंडर द गवर्नर जनरल हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो काफ़ी सेट पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, आई होप आपको तो ये पता ही होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो कंट्रोल था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसको पूरा एब्सोल्यूट कर दिया गया और वो कुछ भी कर सकता था एंड ही वाज ओनली अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि कॉलोनियल स्टेट की हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम बात करें कि जो भी मशीनरी बनाई गई उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज की जो फॉर्मेशन होती है इट वाज प्योरली ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर विच वाज टोटली अनकंसर्न्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारी बात होगी पूरी बॉडी की कि किस तरह से इस एक्ट के प्रोविजंस के द्वारा इंडिया को एज अ कॉलोनियल स्टेट प्रमोट किया गया। तो जैसे मैंने आपको बताया हम लास्ट में जो कंक्लूजन करेंगे उसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक्ट ऑफ 1773 का रेफरेंस दे सकते हैं कि ये जो प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग इंडिया एज अ कॉलोनियल स्टेट वो तभी से शुरू हो गया था। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो उसका दूसरा तरीका ये है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा एक्ट था 1858 का that it was largely confined to the improvement of the administrative machinery, जिसके ज़रिए कि जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है जैसे वो कंट्रोल होगा, जैसे वो सुपरवाइज होगा, और इसने कोई बहुत बड़े स्तर पे किसी भी तरह से हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट उस तरह से फॉर्म वर्क कर रही थी उसको कोई बहुत ज़्यादा लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया। एंड दस it reduced India to merely a colony that had enough potential to fulfill economic interest of Britain।
तो देखिए जो बेसिक आइडिया हम इस कंक्लूजन के द्वारा देना चाहते हैं वो ये है कि जो भी ये एक्ट लाया गया था उसने इंडिया को एज अ कॉलोनियल स्टेट बना के छोड़ दिया और उसने कोई भी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाए और सिर्फ इंडिया को एज अ कॉलोनियल स्टेट की तरह एक्सप्लॉयट करने के लिए एक पूरा सेट प्रोसीजर बना दे कि इस तरह से हम इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर सकेंगे। तो ये था आज का हमारा कंक्लूजन। थोड़ा अगर आपको कंक्लूजन में कमी लगी हो तो आप इसको थोड़ा और अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन है और एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप किसी भी तरह से इसको सब्जेक्टिवली अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपने सीखना था वो ये है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सीखा, कैसे इस क्वेश्चन को समझा, उसका स्ट्रक्चर हमने किस तरह से डिफाइन किया और किस तरह से हमने अपने कंटेंट पॉइंट्स को प्रेजेंट किया। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं, समझते हैं, आपने यही समझना है कि कंटेंट तो आप फिर भी इस आंसर में डाल देंगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, कैसे आप इसके स्ट्रक्चर को डालेंगे, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे अपने कंटेंट को। दिस इज द बेसिक्स, दिस इज द फाउंडेशन ऑन विच यू हैव टू build your empire of answer writing. So this was all for today. Thank you so much.